खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अमरनाथ यात्रा पर दहशतगर्दों के हमले में 7 भोले भक्तों की जान जाने के बाद देश गुस्से में इसे देश पर हमला करार दिया गया है और पूरा मुल्क एकजुट होकर इस बुज़दिल हमले के जिम्मेदार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की मांग कर रहा है। हैरत की बात यह है कि हमले के तुरंत बाद इस बार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने बयान जारी कर कहा कि वो और किसी भी आस्था के खिलाफ हिंसा की इजाजत नहीं देता और हमले की निंदा करता है। लश्कर निंदा कर रहा है, जबकि शुरुआती तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ है कि लश्कर के ही कमांडर अबू इस्माइल ने इस हमले को अंजाम दिया है। तो क्या लश्कर के कमांडर उसके ऑर्डर ना मानते हुए कट्टरवाद की राह पर आगे बढ़ चले? सोशल मीडिया पर इस हमले के बाद कुछ फिरका परस्त ताकतों ने इसे हिंदू मुस्लिम रंग देते हुए देश को बांटने की भी कोशिश की। ऐसे ही एक ट्वीट के जवाब में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी कश्मीरी आतंकवादी नहीं हैं और कश्मीर के लोगों ने इस हमले की निंदा कर कश्मीरियत की ट्रू स्पिरिट दिखाई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर के हालात संभालने में नाकाम क्यों है महबूबा मुफ्ती सरकार और देश पर हमले को मजहबी रंग क्यों? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। दहशतगर्दों ने किया अमरनाथ यात्रियों पर हमला। सिक्योरिटी में कोताही किसकी जिम्मेदारी? कश्मीर के हालात संभालने में महबूबा हुकूमत नाकाम क्यों? अमरनाथ यात्रियों पर दहशतगर्दाना हमले को मजहबी रंग क्यों? अमरनाथ यात्रा पर हमले की पूरे मुल्क में सख्त मजम्मत की जा रही है। हुकूमत से लेकर अपोजिशन तक सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हुकूमत से लोग जवाबी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं जो कि सिक्योरिटी में कोताही और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी हिकमत अमली वगैरह से जुड़े हैं। आखिर इनका जवाब देगा कौन? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दहशतगर्दी पर लगाम कसने वाले आखिर हैं कहां? जो एजेंसीज हैं जो कर रही हैं, आने वाले वक्त में जो भी लगेगा, अगर किसी की गलती होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बस गई है, जो गलती होगी तो उसके ऊपर जो है प्रॉपर जो कार्रवाई होगी। और जो कमी आज कैबिनेट मीटिंग भी हुई है उसमें सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है और उसमें हमने 6 लाख रुपये जिनकी डेथ्स हुई है, 2 लाख रुपए जिससे सीरियसली इंजर्ड है और 1 लाख रुपया हमने दिया है जो बाकी इंजर्ड हैं। तो ये किया है। ऐसे बोर्ड ने भी 5-5 लाख रुपया जो डेड है उनको दिया, इसी तरीके से बाकी को दिया है। तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमने किया है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस हमले की वजह से यात्रियों के तहफ्फुज़ से मुंसलिक सवालात अहम हैं। तकरीबन 40,000 सिक्योरिटी एहलकार यात्रियों की हिफाजत पर लगाए गए हैं। दूसरे इंतजाम भी थे। फिर ये हमला कैसे हो गया? यात्रा शुरू होने से पहले अलर्ट भी जारी किया गया कि दहशतगर्द यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। आखिर इस अलर्ट को नजरअंदाज क्यों किया गया? अब सवाल ये उठता है कि इतनी हसास यात्रा के लिए हिफाजती इंतजामात में चूक हुई तो कहां हुई? हमले के बाद एक बयान में कहा गया कि बस श्राइन बोर्ड में रजिस्टर नहीं थी, तो फिर बगैर रजिस्ट्रेशन वाली यात्रियों से भरी ये बस आखिर वहां पहुंच कैसे गई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद की हुकूमत है। अपनी तकरीरों में मोदी कश्मीर और कश्मीरियत की बात भी अक्सर व बेशतर करते रहते हैं, लेकिन कश्मीर के हालात हैं कि जो कि तो क्या मरकज के पास कश्मीर के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं है? अगर है तो फिर वादी में दहशतगर्दाना हमलों और पत्थरबाजी के वाकयात में इजाफा क्यों हो रहा है? लोग मरते, कैसे सिक्योरिटी है इनकी? अगर सुरक्षा रहता तो ऐसा नहीं होता। सरहद पार जाकर दहशतगर्द कैंपों पर कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी बताया गया था। बीजेपी तर्जुमान ने यहाँ तक कहा था कि इससे दहशतगर्दों की कमर टूट गई है।
तो अब ये सवाल उठना लाजमी है कि हुकूमत रियासत में हो रही दहशतगर्दी पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। वहीं अमरनाथ यात्रियों पर हुए दहशतगर्दाना हमले को फिरके वाराना रंग देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जोरों शोर से किया जा रहा है। क्या सलीम शेख इस बात के लिए मुबारकबाद के काबिल नहीं कि उन्होंने 50 अमरनाथ यात्रियों की जान बचाकर ये साबित कर दिया कि वाकई दहशतगर्दी का कतई कोई मजहब नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार आखिर जम्मू कश्मीर में जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं उस पर हालात को काबू पाने में नाकाम क्यों हैं, और जब यह हमला हुआ कल से लेकर आज तक इसे मजहबी रंग कुछ नेताओं की तरफ से देने की कोशिश क्यों की जा रही है। बहस की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन अमित मालवीय साहब मौजूद हैं, जो कि आईटी सेल को लीड भी करते हैं बीजेपी की। इसके अलावा अभय दुबे साहब स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट इमाम एसोसिएशन मौलाना साजिद रशीदी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इमरान नबी डार साहब श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बैंगलोर का भी हम रुख करेंगे, कॉमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और थोड़ी देर में श्रीराज नायर साहब जो कि वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले अमित मालवीय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, केंद्र में आपकी सरकार, पीडीपी के साथ सत्ता में आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में भी, उसके बावजूद भी इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो जाता है? साथ साथ भोले भाले बेकसूर अमरनाथ यात्रियों की जान चली जाती है। आतंकवादी ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हुआ कैसे ऐसा? समीर, अभी तक जो जानकारी आई है वहां से, उससे ये प्रतीत होता है कि अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद ये बस जिस पे हमला हुआ वो उस कॉन्वॉय से पीछे छूट गई। तो ये आतंकी हमला एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरे फॉलो न किए जाने की वजह से और इस बस को पीछे छूट जाने की वजह से आतंकियों ने इसको एक सॉफ्ट टारगेट की तरह इस पे हमला किया और ये उसमें कामयाब भी रहे। बात ये नहीं है कि ये एसओपी फेलियर होना चाहिए था या नहीं। ऐसी किसी भी यात्रा में और ऐसे संवेदनशील प्रदेश में सारे एसओपीज फॉलो होने चाहिए। आने वाले दिनों में जब इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी तो ये पता चलेगा कि एसओपी फेलियर क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन आज जब इस आतंकी हमले के 24 घंटे बाद हम इस वाकया का जिक्र कर रहे हैं, तब हमें एक देश की तरह एकजुट हो जाना चाहिए। और मैं जिनके दल की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है, जैसा आपने बताया, मैं आपके श्रोताओं को ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग इस जघन्य अपराध के पीछे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इंडियन स्टेट विल टेक देम आउट एट एनी कॉस्ट। मैं इतना ही इस वक्त कहना चाहूंगा। नहीं, लेकिन जो फेल्योर हुआ है अमित जी, उसका हमें अब जिक्र करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं। जैसा कि आपने खुद कहा, जानकारी यह सामने आई है कि 3 दिन तक जो दहशतगर्द थे बाकायदा रेकी करते रहे और उनको यह नजर आया कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी के बिना चलती हैं। जैसे इस बस के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है, होम मिनिस्ट्री भी इस जानकारी को कंफर्म कर चुकी है कि यह बस श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। जब यह रजिस्टर्ड ही नहीं थी तो यह बस कैसे पिलग्रिम्स को लेकर जा रही थी, कैसे काफिले से अलग थी, कैसे सिक्योरिटी के बिना थी? ये सारी बातें तो बड़ी अहम हो जाती हैं कि जनता को पता चले। हुआ कैसे ऐसा? देखिए, जो मेरी जानकारी है वो कुछ इस तरह की है कि ये जो बस थी ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड थी। आपको ये समझना चाहिए कि जब अमरनाथ की यात्रा होती है तो देश के विभिन्न प्रदेशों से बसें आती हैं, वो एक जगह इकट्ठा होती हैं, फिर कॉन्वॉय में आगे जाती हैं और उस कॉन्वॉय जब वो चलता है तब उस कॉन्वॉय में उस हर एक बस की शिनाख्त की जाती है, उसकी जानकारी ली जाती है। इस पर्टिकुलर केस में जब यात्रा खत्म हो गई और यात्रा खत्म होने के बाद बालटाल करके जो जगह है वहां से बनिहाल टनल, जिसके बाद आप वैली से बाहर आ जाते हैं, वहां पे जब ये जाना होता है तो 7 बजे के बाद कोई गाड़ी ना चले और इस तरह के कुछ रूल्स बनाए गए हैं।
ये गाड़ी शायद इसका टायर पंचर होने की वजह से या और किसी खराबी के कारण पीछे छूट गई। अब अगर कोई गाड़ी पीछे छूट जाती है इस कॉन्वॉय से और समय के प्रतिबंध के बाद भी वहां पीछे रह जाती है, तो आमतौर पे इस गाड़ी को वहीं पे रहना चाहिए था और अगले दिन जब दूसरी कॉन्वॉय निकलती तब उसके साथ निकलना चाहिए था। अब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कुछ चेक पोस्ट से निकल के क्यों गई? इसको वहां पे जो एजेंसीज तैनात थी उन्होंने क्यों जाने दिया? ये सवाल है जिनके जवाब जब इसकी पूरी तहकीकात होगी तभी मिल सकेगा। इसलिए इस पे जल्दबाजी ना करें, लेकिन जो वाकया हुआ उसका जवाब जरूर मिलेगा। मोहम्मद इस्माइल नाम का जो आतंकी है जिसने इसको मास्टरमाइंड किया और उसके साथ जो 3 और लोग हैं, वो लोग अब बच नहीं पाएंगे। वो कहीं भी छुपे, भारत की सेना उनको ढूंढ निकालेगी और उनको खत्म कर देगी या फिर उनको पकड़ लेगी। ठीक है, अभय दुबे साहब, क्या आपको लगता है किस वजह से हालात इतने बेकाबू होते जा रहे हैं? अमरनाथ यात्रियों पर हमला 15 साल में पहली बार हुआ है, पहले हुआ करता था, एक बार फिर कश्मीर जो है वो पुराने हालात वापस देख रहा है, क्यों? देखिए समीर जी, हमारी मान्यता है कि ये देश की अस्मिता पर हमला है, देश के सद्भाव पर हमला है, देश की धार्मिक भावनाओं पर हमला है और समूचा राष्ट्र आज एकजुट होकर दृढ़ता से इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खड़ा है। यहाँ कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है, यहाँ देश हमारा है और देश में हमारी आस्थाओं पर अगर आघात हुआ है तो हम सारे राजनीतिक दल एक हैं और दृढ़ता से इसका मुकाबला करेंगे। प्रश्न ये आज उठता है, अगर पाकिस्तान के पास अबू इस्माइल और सलाउद्दीन जैसे आतंकी हैं तो मुझे मेरे भारतवर्ष पर गर्व है कि यहाँ सलीम भी है जो अपनी जान पर खेलकर 50-50 लोगों को बचाने का साहस करता है। वो आतंकवाद पैदा करते हैं, हम सद्भाव का मार्ग ढूंढते हैं। समीर जी, बात बहुत गंभीर ये इसलिए लगती है मुझे क्योंकि मैं अमरनाथ कई बार गया हूं और देश भर में घूमने का अवसर मिला, कानवाय में जाने का अवसर मिला। जो एसओपी होता है, अगर उसमें एक भी गाड़ी किसी खराबी की वजह से पीछे छूटती है तो कॉन्वॉय में ये व्यवस्था होती है कि उसको गार्ड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये फेल्यूर तो है ही सही। बात रही परिस्थिति बिगड़ने की, हाँ, तो इसमें संदेह नहीं है कि बीते 2-3 वर्षों में 210 सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवानों ने जान गंवाई है, 100 सिविलियंस ने, 4000 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए हैं और 15,000 सिविलियन इंजर्ड हुए हैं। तो जो परिस्थितियां वहां निर्मित हुई, अब इस बात का निर्धारण हमको भारत की सरकार को करना होगा कि वहां कैसे। लेकिन सरकार ये भी दावा कर रही है ना साथ साथ कि पिछले 6 महीने में 91 टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है, मार गिराया गया है, यह भी दावा है सरकार का। बिल्कुल समीर जी, देखिए, जितनी शिद्दत से हमको आतंकवाद खत्म करने के लिए लगना है उतनी ही शिद्दत से कश्मीर में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिए लगना है। मैं जानता हूं, मैं कई बार अमरनाथ गया हूं, जितनी शिद्दत से, जितनी आस्था से हिंदू इस अमरनाथ यात्रा को करते हैं उतनी ही आस्था से कश्मीर की आवाम, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, वो आस्था रखती है और कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार का कोई दुष्कृत्य करे, खास करके अमरनाथ यात्रा के लिए। कश्मीर का जर्रा जर्रा इस बात का गवाह होता है और वो साल भर तैयारियां करते हैं इस यात्रा के लिए। इसलिए आम कश्मीरी इस प्रकार का कोई कृत्य में शामिल नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। बात रही सरकार की, तो सरकार को इस बात को तय करना होगा। अब कई बार हमने देख लिया कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद बाज नहीं आता है, तब तय करना होगा प्रधानमंत्री जी को। वो जो कमिट करते हैं कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मैं इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा, मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को रिव्यू करूंगा, लेकिन बुरहान वानी को जब एलिवेट करते हैं नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जन्मदिन की बधाई दें तो देश को बुरा लगता है। मैं राजनीतिक पूर्वाग्रह से यह बात नहीं कर रहा हूं। जब मेरे सैनिकों के शीश निकाल दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की माताजी का हालचाल पूछते हैं तो एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। तो कड़ा रुख सरकार रखे, हम सब सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। इमरान नबी डार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो घटना है ये क्या उन लोगों के लिए भी सबक है जो हिजबुल मुजाहिदीन के लश्कर के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताते हैं, उनको कवर फायर देते हैं कई बार और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं? क्योंकि अब तो नकाब उतर चुका है ना, ये फ्रीडम फाइट चल रही है,
ये दावा करने वाला लश्कर अब तो खुलकर सामने आया, अब तो मासूमों को, बेगुनाहों को, तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जो एक दिलदोज़ वाक़ा हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अनइक्विवोकली इसको कंडेम करता है। और हम बार बार ये हम आज ही नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम अभी कोई सियासत नहीं करना चाहते हैं, ये सियासत करने का मौका है भी नहीं। पूरा कश्मीर इस टाइम पे रो रहा है। जो कल ये दिलदोज़ वाक़ा हुआ, आज आप देखिए तमाम कश्मीर जो है आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकला है लाल चौक में, उनने प्रोटेस्ट किया, सिविल सोसाइटी निकली है, उनने प्रोटेस्ट किया, हर किसी फ़रक़े ने आज जो है बिला किसी जो है बैगेज को लेके इस पे प्रोटेस्ट किया। मुझे लगता है एक मैसेज देने की कोशिश, मैसेज मिली, सबको मिली होगी ये मैसेज कि कश्मीरी इस चीज़ के साथ नहीं है, और वो हर कोई जो है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो, चाहे किसी भी मज़हब से हो, इस वाक़े को कंडेम करता है। और हम फिर से ये बात कह रहे हैं कि ये वाक़ा, इसको आप एक आइसोलेशन में न ले। पिछले एक साल से अभी तक 150 सिविलियन जो है मारे गए, कश्मीरी सिविलियन मारे गए, 15,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, पता नहीं कितने लोगों की आंखों की बीनाई चली गई। ये 17 साल बाद अमरनाथ पे अटैक हुआ है, 17 साल बाद। अगर मुझे लगता है मोदी जी अगर अब भी नहीं समझ पाए, अगर हम बार बार उनको ये बोल रहे थे कि आप ऐसे इनकम्पिटेंट सीएम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हम पिछले एक साल से यही बोल रहे हैं कि ये सीएम इनकम्पिटेंट है, ये कश्मीर के हालात को नहीं रोक रहे हैं, ये कश्मीर के हालात को बिगाड़ ही रहे हैं, यहाँ डाउनवर्ड स्पाइरल चल रहा है। आप देखिए कि 2015 पिछले 18 महीनों से कैसे हालात है, हर दिन हड़ताल, हर दिन कोई सिविलियन की डेथ होती है, हर दिन लोग मर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपने कश्मीर को इन 18 महीनों में कहां से कहां ले आए। 7% वोटिंग हुई परसों पार्लियामेंट इलेक्शन में, हमने जब इलेक्शन किया 2014 में 28% वोटिंग हुई। वो बात ठीक है इमरान साहब, लेकिन मेरा सवाल उन नेताओं को लेकर था जो अलगाववादियों का कवच बन जाते हैं, जो हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों का कवच बन जाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सेना जब इनकाउंटर करती है ऐसे टेररिस्ट का तो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो पत्थरबाज जो कि सेना पर पत्थर बरसा रहे होते हैं। उन नेताओं का कितना हाथ है इन 18 महीनों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो तमाम घटनाएं हुई हैं? अब वो सबक लेंगे या नहीं, कम से कम ये सब कुछ देखने के बाद? ये सिक्योरिटी, ये देखिए ये एक तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, वो इस मसले के तह तक जाए और पता लगाए कि कौन लोग हैं, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। दूसरी बात, मैं यहाँ पर किसी का ब्रीफ नहीं दे सकता, नहीं मैं सेपरेटिस्ट का, मैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँगा, अपनी पार्टी की बात करूँगा, और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी स्क्वायरली जो है एक तो सीएम पे है और डिप्टी सीएम, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस वक्त जिम्मेदारी बीजेपी और पीडीपी की सरकार की बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। जवाबदेही उसी की है। इसलिए पहला सवाल मैंने अमित मालवीय साहब से पूछा था, लेकिन मुझे आपसे जवाब चाहिए उन बयानों पर जब आप ही के नेता फारूक अब्दुल्ला साहब पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये तो देश के लिए पत्थर मार रहा है। आप भी तो बढ़ावा ही दे रहे हैं ना एक तरह से। देखिए समीर जी, आज आपने शायद डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी। आज डॉक्टर साहब ने यहाँ जो आज हमारा एक मादर मेहरबान का दिन, तो आज उनको अपनी गलती का एहसास हुआ ना, बता दिया कि ये जो आज नहीं कोई गलती, मैं आप पहले सुन लीजिए ना। डॉक्टर साहब ने वाज़ेह तरीके में बताया कि ये अटैक एक कोशिश की जा रही है पूरे स्टेट में और पूरे इंडिया में कम्युनल टेंशन फैलाने के लिए। अगर हमारा इस टाइम पे मौकिफ ये होना चाहिए कि हम इस मसले से कैसे निकले, हमारा काम है इस मसले से कैसे निकले, और हम यही चाहते हैं कि कश्मीरी, चाहे कश्मीरी हो या पिलग्रिम हो या टूरिस्ट हो, उसको ये सब चीज़ें जो है देखना ना पड़े। इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है, और सरकार को अब एक वाइट पेपर निकलना चाहिए सरकार के खिलाफ कि इतने 18 महीनों में ये हालात इतने खराब क्यों हुए जा रहे हैं। आप क्वेश्चन उनको करिए। इस टाइम पे
बीडीपी और बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी और स्टेट में भी है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आयद होती है। लोग मर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जवाबदेही सबसे ज्यादा उनकी है क्योंकि वो सरकार में, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा। लेकिन साजिद रशीदी साहब, कम्युनलिज्म का जिस तरह से जिक्र किया, मजहबी रंग जिस तरह से इस मामले को दिया जा रहा है, जिसका डार साहब ने भी जिक्र किया, और हमारा सवाल भी है कि जब देश पर यह हमला है तो इसे मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? समीर भाई देखिए, ये हमला जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, सबसे पहले तो हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये पहला हमला है जिसके लिए मुस्लिम तंजीमें भी सामने आई हैं, और सबने एक आवाज होकर ये कहा कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा है और मजम्मत के काबिल है। लेकिन एक साथ साथ अफसोस की बात भी है, कल मैं एक चैनल पे था, प्रेम शुक्ला साथ में थे, बीजेपी के प्रवक्ता, जिस वक्त ये हमला हुआ उन्होंने हमले की बात सुनते ही फौरन ये कहा कि ये इस्लामिक आतंकवाद और जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं कश्मीर को, उनकी तरफ से हमला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप इसको हिंदू मुस्लिम पर क्यों ले जाना चाहते हैं, और आपको कैसे पता चल गया कि ये किसी मुसलमान ने किया है या किसी हिंदू ने किया है? जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इसकी जांच होगी, पता चलेगा, और जो भी मुजरिम होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे बीजेपी और दूसरे प्रवक्ता भी आज पूरे दिन टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे हैं कि ये इस्लामिक स्टेट वालों का है, या जो कश्मीर रेडिकल इस्लाम के खिलाफ जो है अब खड़े हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म फैलाने की बात है, हिंदू मुस्लिम कराने की बात है। गुजरात में इलेक्शन आ रहा है, आगे 2019 का इलेक्शन है, ये कहीं ना कहीं इन कम्युनल लोगों की तरफ से जो इस्लाम, हिंदू और मुसलमान कराना चाहते हैं देश में, और नफरत का बीज बोना चाहते हैं, नफरत की आग भड़काना चाहते हैं, उन लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं ये आग में तेल डालने का काम कर रही है ये बातें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, आज पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। आज हमें ये नहीं देखना कौन हिंदू कौन मुसलमान, और सलीम ने जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसने इस बात को साबित कर दिया कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। और ये सोचना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा, परसों की ही एक रिपोर्ट आई है, संदीप शर्मा नाम का एक आदमी जो लश्कर से जुड़ा हुआ था, वो बाकायदा पकड़ा गया है। तो आप इस्लाम से क्यों जोड़ते हैं आतंकवाद को? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हम भी बार बार कहते हैं, ना हम हिंदू से जोड़े, ना हम मुसलमान से जोड़े, ना सिख से जोड़े, बल्कि आतंकवाद है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए और तमाम लोग मिलकर करें। ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम लोग मिलकर करें, हिंदू मुसलमान खड़े हो उसके खिलाफ। बिल्कुल, बेशक इस पर मैं अमित मालवीय साहब से जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जीजे सिंह साहब को बहस में शामिल कर लिया जाए। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जहां तक इंटेलिजेंस इनपुट की बात हो रही है, 16 दिन पहले 25 जून को यह इनपुट मिलता है कि आतंकी ऐसा कोई हमला कर सकते हैं। धमकियां भी मिल रही थी कि अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जा सकता है। यह तो मतलब इंतहा हो जाती है कि इंटेलिजेंस इनपुट भी आपके पास है, आतंकियों की धमकियां भी आपको मिल रही हैं, उसके बावजूद भी इस हमले को रोका नहीं जा सकता है। 16 दिन बाद वो सब कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं दहशतगर्द, जिसकी वो बात कर रहे होते हैं, जिसकी वो धमकी देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस अलर्ट होता है, जो इनपुट आती है जी, ये इनपुट जनरल होती है, ऐसी इतनी स्पेसिफिक नहीं होती कि वो आपको जगह बताए, वो आपको वो जहाँ एरिया बताए। ये ओवरऑल कश्मीर की किसी जगह पे भी ऐसा अटैक हो सकता है, ऐसा अलर्ट आता है। तो ऐसे अलर्ट के अंदर उसको बारीकी से देखना कि कहां पे होगा, कौन होगा, कैसे होगा, किस जगह पे होगा, किस टाइम पे होगा, ये जो फैक्टर होते हैं ये पता नहीं लगता। सर, लेकिन ये तो अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ही ना, कि इतने जबरदस्त इंटेलिजेंस इनपुट के बाद, इतनी धमकियों के बाद भी एक बस काफिले से अलग सिक्योरिटी के बिना चल रही थी। देखिए, ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर इसमें क्या होता है कि जो आतंकी हैं, ये भी एक, जैसे कहते हैं, चोर जो होते हैं वो पुलिस से एक दो कदम आगे रहते हैं। ये भी जब कोई अटैक लॉन्च करते हैं तो वो पूरी समझदारी के साथ उसको स्टडी करके किस टाइम पे करेंगे, कैसे करेंगे, किसको टारगेट बनाया जाए, ये सब चीजें सोचकर एक मिलिट्री माइंड जो है, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है,
उसके साथ मिलके ये सब चीज को क्राफ्ट या वेव या स्पिनिंग जैसे कहते हैं वो की जाती है। तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ये आतंकी जो अटैक, जैसे आप देखिए टाइमिंग जो है 8:30 है, रात के 8:30 बजे 8:20 पे हुआ है। हमारे जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो सुबह वहाँ पे खड़े होते हैं 12 घंटे की ड्यूटी करके, फिर वो उनका चेंज ओवर का टाइम आता है, खाना का टाइम होता है, थोड़ा आदमी ड्यूटी से हटके अपने आप को संभालता है। तो वो एक ऐसा टाइम उन्होंने चूज किया, वो भी जिसे कहते हैं कि जब रात पड़ने वाली होती है, रात इंस्टॉल होने वाली होती है। तो ये चीजें जो है एक बड़े समझदारी और एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह उन्होंने लॉन्च किया। दूसरी बात, आप जो बस की कह रहे हैं, ये एक लैप्स है, मगर जैसे सब एक्सपर्ट कह रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन का पता लगेगा। मगर बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि देखिए ये जो हाईवे, ये जो कॉरिडोर है कश्मीर से श्रीनगर से जम्मू तक, ये हैविली डिफेंडेड है। इसके ऊपर कई चेक पोस्ट आती हैं, इसके चेक पोस्ट के से जिसे नाका कहते हैं वहां से बस निकल के, ये तो नहीं कि कोई नाका इसने पास ही नहीं किया, कई नाके पास किए होंगे, किसी ने रोका नहीं कि, और इनको ऐसे लगा कि कोई बात नहीं हम चलते जाएंगे जम्मू पहुंच जाएंगे, और बीच में ये जो है इंसिडेंट हो गया। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी पिक्चर इसकी समझ में आएगी। दूसरी बात इसमें साथ जो जीजे सिंह साहब मुझे पता है आपको थोड़ी देर में जाना भी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं कि ये जो थ्योरी सामने आ रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं कि लश्कर के जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनके कमांड अब यहां के लश्कर के जो लोकल कमांडर्स हैं वही मानने के लिए तैयार नहीं है। अबू इस्माइल जिसका नाम आ रहा है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं लश्कर की जो स्ट्रैटेजी रही है कि वो कभी भी आम लोगों को निशाना नहीं बनाते, सिक्योरिटी फोर्सेस उनका निशाना होती हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया, क्या यह बात आपको समझ में आती है कि जो लोकल कमांडर्स हैं वो कट्टरवाद की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लश्कर से अलग उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया हुआ है, जिसका नतीजा ये? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि ये जो कश्मीर का एक कॉम्पोजिट कल्चर है, जो हमारा एक कम्युनल बैलेंस बना हुआ था, मजहबी जो बैलेंस बना हुआ है, ये जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, इसको अगर डिस्टर्ब कर दे पाकिस्तान और जो इस देश के अगेंस्ट जो फोर्सेस काम कर रही हैं, अगर इसको डिस्टर्ब करके, जैसे सब कह रहे हैं कि इसको हेट्रेड घृणा के साथ पंप कर दें, इसको आग लगा दें, तो पाकिस्तान का जो काम है बहुत आसान हो जाता है। जब दो मेजर कम्युनिटीज में आपस में ऐसा फिरका प्रस्ती हो जाए, जहां कोई राइट शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल स्पायरल आउट हो जाती है सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में ये इंटेंट जो यहाँ इरादा जो इंटेंट रहा है वो ये रहा है कि इस कहीं ना कहीं हम इसके अंदर ये जिसे कहते हैं एंगल लाके खराबी करें और इसको आग को बढ़ाए। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये भी मुझे एक एंगल जो किसी ने सोचा नहीं मगर मेरे माइंड में आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लानर्स बैठे हुए हैं, जिसे उस्ताद कहते हैं, जो हैंडलर्स कहते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली देखा है कि मानसरोवर की जो यात्रा उसको बंद कर दिया। उन्होंने ये हो सकता है कि वहां से नकल लेके उन्होंने सोचा हो कि इनकी जो अमरनाथ यात्रा उसको भी बंद करो, अटैक करो इसके ऊपर, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा अटैक किया गया है जो कि हिंदू कैलेंडर के ऊपर, जैसे अमरनाथ है और दूसरा ये मानसरोवर है, ये हिंदू कैलेंडर के ऊपर बहुत सेक्रेड विजिट्स है। ये हज की तरह है, जैसे लोग हज में जाते हैं। बिल्कुल। अमित मालवीय साहब जिस बात का जिक्र मौलाना रशीदी साहब कर रहे थे कि इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश जो की जा रही है, उसको जबरदस्त तरीके से कंडेम किए जाने की जरूरत है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार रेडिकल इस्लाम जिम्मेदार है, रेडिकल इस्लाम को खत्म करना होगा, इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं। हालांकि आपने बहुत अच्छी बात की जिस बयान से आपने शुरुआत की इस डिबेट की। आपको लगता है कि ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे आतंकवादियों का हमला है। और आप देखिए कि जिन दो आतंकियों का नाम सामने आया है, चाहे वो लश्कर का हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन का हो, दोनों पाकिस्तान के रहने वाले हैं, रह रहे हैं कश्मीर में। तो सीधे सीधे सरहद पार की साजिश साफ नजर आ रही है। इसलिए इसको किसी दूसरे रंग में रंगने की कोशिश, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। मानेंगे आप?
देखिए, मैं इस पे एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। हम अपनी आंख पे अगर पट्टी बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता लेकिन आतंकियों का होता है, और अगर कोई आतंकी धर्म के नाम पे आतंक फैलाता है तो उस धर्म की छवि खराब होती है। आज अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के साथ वही हो रहा है। जो लोग कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं वो धर्म के नाम पे ये करते हैं। जो सेपरेटिस्ट हैं वो अपनी पब्लिक रैलीज में बार बार कहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए, शरिया होना चाहिए। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो जो वादी में अच्छे मुसलमान हैं, जो लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं चाहते, उनका नाम खराब करते हैं। और क्योंकि इन लोगों को कोई रोकता टोकता नहीं है तो जो दुनिया वाले, लेकिन मालवीय साहब ये तो अलग रंग में रंगने की कोशिश हो गई ना। आपके मुख्यमंत्री खुद ये कहती हैं कि 95% लोग पीस चाहते हैं, 5% ऐसे लोग हैं जिनको आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, जिनको आप खत्म नहीं कर पा रहे, जो कि पाकिस्तान के पैसों पर इस तरह से कश्मीरियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये तो सारी आप ही की सरकार की फाइंडिंग्स है ना। फिर इसको मजहबी रंग देना कि क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं और क्योंकि वो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, ये बातें अजीब नहीं लगती? मैं अगर अपनी बात खत्म करूं तो आपके इन सवालों का जवाब रहेगा। आपने सही कहा जी, प्लीज। और ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज तक इतने सालों से 89 से जब से वैली में इंसर्जेंसी शुरू हुई है, ये हमें बार बार बताया जाता है कि ये जो सेपरेटिस्ट की आवाज है वही वैली के आवाम की आवाज है। आज पिछले 8-9 महीने में इस तरह के वाकया हुए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो सेपरेटिस्ट की आवाज है वो आवाम की आवाज नहीं है। मैं सिर्फ 3 उदाहरण दूंगा। जब लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मार दिया जाता है मात्र इसलिए क्योंकि वो फौज में काम करते हैं, फिरोजधर या मोहम्मद अयूब को मार दिया जाता है क्योंकि वो नेशनलिस्ट हैं और पुलिस में काम करते हैं। जब इस तरह की घटना होती है और जब ये आतंकवादी कश्मीरियों को ही नहीं छोड़ रहे हैं तो ये क्या कश्मीरियों की और कश्मीरियत की बात करते हैं। अब ये बात लोगों के जहन में स्पष्ट होती जा रही है। आज जो सेपरेटिस्ट हैं उनके प्लान लोगों के सामने आ जाते हैं। सेपरेटिस्ट के बच्चे पढ़ते हैं सब विदेशों में, ये दुनिया भर के सरकारी नौकरी करते हैं, और जो गरीब कश्मीरी हैं कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। ये तो हम सब जानते हैं अमित मालवीय साहब। कब से हम सुनते आ रहे हैं, देखिए कब से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए हर साल उनकी सिक्योरिटी पर खर्च होता है। कब से हम ये भी सुनते आए कि जो पाकिस्तान हुक्म देता है वही यहां पर अलगाववादी उसको आगे बढ़ाते हैं। अब तो कार्रवाई का वक्त है ना। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वापस इसी सवाल के साथ लौटते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। और जीजे सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद श्रीराज नायर साहब वीएचपी के जुड़ेंगे मुंबई से हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, बहस को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे साहब आऊंगा आपके पास भी ब्रेक के बाद। तो जिस तरह से अनंतनाग में 7 भोले भक्तों को मौत के घाट उतारा गया है, उसका गुस्सा पूरे देश भर में नजर आ रहा है। पूरा देश एक साथ आकर इसकी मजम्मत कर रहा है। जगह जगह आज प्रोटेस्ट भी हुए हैं। हम सवाल लगातार ये उठा रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के हालात संभालने में नाकाम क्यों है महबूबा मुफ्ती सरकार, और इस पूरे मामले को मजहबी रंग आखिर क्यों दिया जा रहा है। अभय दुबे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिक्योरिटी लैब्स जिसका जिक्र जीजे सिंह साहब भी ब्रेक से पहले कर रहे थे, राम माधव साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में कोई लैब्स था नहीं, जितनी सिक्योरिटी चाहिए थी वो मुहैया कराई गई थी। तो फिर शायद ये उन भोले के भक्तों का दोष है जो वो आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गए, ऐसा कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट पार्टी है समीर जी। पूरे विश्व में देख लीजिए आप, मिडिल ईस्ट के क्या हालात हैं और दूसरे देशों में आतंकी घटनाओं की क्या परिस्थिति है। हिंदुस्तान में ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ 70 साल से सद्भाव बोया गया है। उस सद्भाव की बुनियाद पर आज हम देश भर में शांति बनाए हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों से लाभ किसको मिलता है उठाकर देख लीजिए। बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण किया। इतने छोटे से वोटों के लिए हम ये सब करते हैं तुष्टीकरण का काम, जबकि हमने तो बहुत राजनीतिक नुकसान उठाया इस बात का। लेकिन फिर भी हम अपने वचन पर कायम है कि सद्भाव कायम होगा तभी देश प्रशस्त मार्ग की ओर जा सकता है। आज कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए अभय जी, लेकिन आज अगर इतिहास में जाने के बजाय हम बात करें, क्योंकि ग्राउंड पर जो हालात है वो भी बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब होना क्या चाहिए?
क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, लहजे भी हम बहुत सुन रहे हैं, जुमले भी बहुत सुन रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कश्मीर में बद से बदतर होते जा रहे हैं। नहीं, देखिए समीर जी, दिक्कत यह है कि जहां जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने 2014 के इलेक्शन में कहा कि इसको बायकॉट कर दो, लेकिन कश्मीर के आवाम ने 65% इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया। इसका संकेत क्या था? उस संकेत समझने की अपेक्षा जीती हुई सरकार अगर बधाई दे, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, मुझे बताइए आपने इन सेपरेटिस्ट को स्टेक होल्डर बताया साहब अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, और उसमें ये शब्द लिखा गया कि उनके किसी भी इंक्लिनेशन के बावजूद हम उनसे बात करेंगे। वो सीधे चुनौती अगर हिंदुस्तान को देते हैं, प्रजातंत्र को देते हैं, तब कोई बात नहीं होगी। वहां नेतृत्व पैदा करना होगा आम लोगों का, जो कश्मीर की जनता हिंदुस्तान की प्रगति के साथ हमारे भाई बहन हैं, उनका संज्ञान लें, उनको हम एलिवेट करें, तब जाकर ये निराकरण निकलेगा। ये कहना बंद कर देना चाहिए। कश्मीर की आवाम भी उतनी ही व्यथित और दुखी है इस घटना से जितने हम हिंदुस्तान में हिंदू लोग हैं, उतने मुसलमान भी वहां के दुखी है। मैं कई बार गया हूं, मैं जानता हूं जितनी। अमित मालवीय साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, और उससे पहले बता दूं अपने व्यूअर्स को, श्रीराज नायर साहब विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन भी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय साहब, एक छोटा सा जवाब अभय दुबे साहब ने जिस बात का जिक्र किया है वो चाहूंगा आपसे, फिर मैं नायर साहब के पास जाऊंगा। अमित। समीर, मैं बहुत जल्दी ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जब विपक्ष में बैठ के प्रवचन देती है तो बहुत अच्छी लगती है। उनको ये पता होना चाहिए कि कश्मीर में जो आज फसाद है उसकी जननी कांग्रेस पार्टी है, और इस देश में जितने मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने हलाक किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। तो ये हमें प्रवचन ना दे, हमें इतिहास ना पढ़ाएं, हम इतिहास बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप क्यों कांग्रेस की पॉलिसीज को ढो रहे हैं? अब तो आपकी सरकार है ना, केंद्र में भी और समीर जी स्टेट में भी, मैं जो कह तो आप क्यों नहीं हो रही अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई? ओहो, मैं जो आपको कह रहा हूँ आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो आप मेरी बात कैसे सुनेंगे? अरे अभी सुरक्षा प्रदान की हुई, बोलिए। हमें अलगाववादियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो हो रही है, उसी के अंजाम में ये जो आप वहां पे डिफिकल्ट सिचुएशन देख रहे हैं ये वही है। वो उनकी जो दुकान है वो बंद हो रही है, तो वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में हमारी सरकार ने 92 टेररिस्ट को कश्मीर वैली में न्यूट्रलाइज किया है, इन सेपरेटिस्ट को एक्सपोज किया है, उनकी फंडिंग को एक्सपोज किया है, उनके नेटवर्क को एक्सपोज किया है। ये बहुत लंबी प्रॉब्लम है, इसको धीरे धीरे एक एक कदम लेना है, लेकिन हमारी सरकार दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे जो आवाम के साथ संपर्क होना चाहिए एक सरकार का, वो हमारी सरकार बहुत तेजी से बढ़ा रही है। इन दो चीजों को देख के ये जो सेपरेटिस्ट है ये बिल्कुल घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, इनकी नींद उड़ गई है, इसीलिए ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और कांग्रेस की ठीक है, इमरान नबी डार साहब जिस बात का जिक्र अमित मालवीय कर रहे हैं इससे इत्तेफाक रखते हैं आप, क्योंकि बड़े पैमाने पर टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इस वजह से वो छटपटाहट में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए अमित जी जो है मुझे पता नहीं इनको ग्राउंड सिचुएशन के बारे में, कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में कितना पता है, लेकिन मैं कश्मीर में रह के, कश्मीरी होके ये आपको बता दूं कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ हो रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब ये बहुत इतने सालों से होता आ रहा है और होता आएगा। आप देखिए कि 2014 में आपके पास वो क्लियर एग्जाम्पल है, हालात कितने कहाँ से कहाँ कितने जो है हमसे फिसल रहे हैं। 2014 में हमने जब इलेक्शन करवाया 28% वोटिंग हुई, 2017 में जब पीडीपी और बीजेपी ने इलेक्शन करवाया 7%, और दूसरा साउथ कश्मीर में तो ये इलेक्शन कर नहीं पाए। तो अब मुझे लगता है एक आम जो व्यूअर है उसको ये समझ आया होना चाहिए अभी तक कि हालात को बिगाड़ने में कौन जिम्मेवार है। अब इस पे सियासत करना अलग बात है, लेकिन ये आपके पास फैक्ट्स हैं। मैं फैक्ट्स आपको ये बयान कर रहा हूं, मैं कोई अपनी घर की बात नहीं बोल रहा हूं। बाकी कोई पैनलिस्ट कुछ भी बोले कि हम एंगेज कर रहे हैं, हम उनके साथ, कहां पर, अरे कौन सी एंगेजमेंट कर रहे हैं आप, किन लोगों के साथ? बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप तो यही है ना डार साहब, जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब विपक्ष में होती है तो इंसाइट करने लगती है।
पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाती है, आग में घी डालने लगती है। इस वजह से सिचुएशन और खराब हो रही है। अरे जनाब समीर जी, बीजेपी हमेशा ये कहती है। पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक मिनट अभय जी, अभय जी एक मिनट, चाहता हूं कि नहीं एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए जी। पहले एक रिक्वेस्ट है समीर जी, स्टोन पेल्टर्स और ये मसला है, ये अलग मसला है। स्टोन पेल्टर्स उस पे अगर स्टोन पेल्टर्स पे बात करनी है, वो लड़के हैं जो एलिनेटेड है, उनके साथ आप बैठो, उनके साथ बात करो, भैया प्रॉब्लम क्या है, पत्थर क्यों मार रहे हो। यही तो दिक्कत है ना, मसला है, यही पर तो फर्क है, आइडियोलॉजी का फर्क है। यहीं पर यात्रा पे जो अटैक हुआ है, जो लोग दहशतगर्दों का कवच बन जाते हैं, वही दहशतगर्द जो कि अमरनाथ यात्रियों को मार रहे हैं, भोले भाले लोगों की जान ले रहे हैं, जो लोग उनका कवच बन जाते हैं, उनको आप मासूम ठहरा देते हैं। यही तो दिक्कत है ना, इसे भी तो समझना पड़ेगा। चलिए मेरे पास वक्त अभी कम है, मैं उस पर फिर आऊंगा। पत्थरबाजों पर बहुत डिबेट हो चुकी है। श्रीराज नायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर कुछ तंजीमें ऐसा क्यों कर रही हैं कि इस पूरे मामले को कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसे हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखा जा रहा है और वैसा बनाने की कोशिश की जा रही है? आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसके खिलाफ कोई स्टैंड लेंगे आप? देखिए, इसके खिलाफ नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि इसको मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जब ये सबसे बड़ी फैक्ट बात यह है कि ये मजहब से ही जुड़ा हुआ मामला है। क्यों केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? रेडिकल इस्लाम, अगर आप देखा जाए, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरी कायनात रेडिकल इस्लाम से परेशान है। आप देख रहे हैं रोज छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए, जो मरे हुए बच्चों को गोद में लिए सीरिया और इराक में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया, अगर ये जो कश्मीर की जो समस्या है वो भी केवल इंसर्जेंसी नहीं है, रेडिकल इस्लाम जहां पे खिलाफत। फिर तो आपके हिसाब से यानी नायर साहब, भारत पाकिस्तान के जो बीच विवाद चल रहा है वो भी हिंदू मुस्लिम विवाद है, यानी क्योंकि ये दोनों आतंकवादी तो पाकिस्तानी हैं। आप इसे अगर हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब भारत पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा है वो भी हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा है। हुआ भी साहब, और कोई गजब तरीका है आपका समझने का। देखिए, पार्टीशन किस आधार पे हुआ था? हिंदू और मुस्लिम के आधार पे हुआ ना? नहीं, पार्टीशन का कारण क्या था? कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी था क्या, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हुआ? समीर जी, आप ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी हुआ? पार्टीशन का एकमात्र कारण था हिंदू और मुसलमान भारत का, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान करने देते हैं। आप लोग इंटॉलरेंट लोग हैं। आप लोगों ने ये रेडिकल क्यों इसको मजहबी रंग दे रहे हैं? मतलब आप इसको मजहबी रंग देंगे? मतलब विश्व हिंदू परिषद ने ये जो तय किया है कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, पूरे नेशन में घूम घूम कर, इसे आप मजहबी रंग देंगे? यानी मुसलमानों को जब हिंदुस्तान में लिंच किया जाता है तो हम मजहबी रंग देते हैं उसको? आप उस पर क्या बोलेंगे? आतंक का आप हमको आप लेक्चर देंगे हमको कम्युनल अकॉर्ड पे? का मजहब है रेडिकल। अरे कम्युनल अकॉर्ड पे लेक्चर दोगे आप? नायर, एक मिनट डार साहब आप अपनी बात कह चुके हैं। रशीदी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। नायर साहब सुनिएगा, नायर साहब सुनिएगा, रशीदी जी। केवल कश्मीर तक सीमित देखिए, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं जी। अभी संदीप शर्मा पकड़े गए हैं, वो लश्कर के आतंकवादी पकड़े गए हैं। अभी एक लड़का 18 साल का पकड़ा गया है जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है, रणदीप वर्मा करके, क्या नाम था उसका, भी देखा है मैंने। तो ये इस्लाम से कहाँ जुड़े हुए हैं ये लोग? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में थी, वो सजा काट रही थी, असीम आनंद थे, ये सब क्या इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं? इन लोगों को इतना नहीं आता कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो फसादी लोग होते हैं वो फसादी होते हैं, वो बाय बर्थ फसादी होते हैं। उनका इस्लाम से या हिंदू धर्म से क्या लेना देना? अगर आप इसको रेडिकल इस्लाम मानेंगे तो आप ये सोचिए, फिर आपको आतंकवाद से नफरत नहीं है, आपको इस्लाम से नफरत है। अगर आप इस्लाम से नफरत करना चाहते हैं तो करिए इस्लाम से नफरत। जवाब दीजिए। इस्लाम तो फले फूलेगा, ठीक है, आपके कहने से इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम तो फले फूलेगा। ये तो खुदाई मजहब है, इसको आप नहीं रोक सकते। एक मिनट अमित जी, सारे लोग एक मिनट। नायर साहब इसका जवाब दीजिए। नायर साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए,
जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो फिर से सही बात नहीं कह रहे हैं। जो संदीप लड़का पकड़ा गया उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो कश्मीर में किसी लड़की से उसने शादी करी। यही तो दिक्कत है आप लोगों के साथ में। देखिए, अगर कोई हिंदू नाम से पकड़ा जाए तो धर्म परिवर्तन हो जाता है मौलाना जी। यही आपके साथ दिक्कत है मौलाना जी, यही आप लोगों के साथ दिक्कत है। आप ये जो इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दहशतगर्दों का मजहब जानकर या उसे दुनिया को बताकर आप कहना क्या चाहते हैं, सीख देना चाह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? अमित मालवीय जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है? तो आपके अंदर और फिर श्रीराज नायर के अंदर क्या फर्क हुआ? अगर जब तक हम इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि देयर इज अ एलिमेंट इन इस्लाम, चाहे आईसिस हो चाहे बोको हराम हो, हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और जो सुकून पसंद मुसलमान हैं, जब तक वो इस रेडिकल इस्लाम की मजम्मत नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी। हम अपनी आंख में पट्टी नहीं बांध सकते। नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, सलीम शेख जो बस का ड्राइवर था वो मुसलमान था और उसने बहुत सारे हिंदू मुस्लिम को बचाया। तो सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन इस्लाम के नाम पे बहुत लोगों को भड़काया जा रहा है, ये सच्चाई है। आप कहिए कि इस्लाम से डर है हमें। अगर इस्लाम के फैलने से आपको डर है, समझ नहीं रहे हैं, इस्लाम की इशाअत से आपको डर मैंने है, ये नहीं तो कहा कहिए कि इस्लाम से डर है, फिर आतंकवाद का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? इतनी बुज़दिली क्यों दिखा रहे हैं? आप समझ नहीं रहे। जो सुकून पसंद मालवीय साहब, आपके ही सारे बड़े लीडरान का बयान है, सबने ये कहा है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। ये प्रॉब्लम रहेगी। आप यहां पर बैठकर रेडिकल इस्लाम को कोसकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? समीर जी जी अभय दुबे जी, उसको दबाना पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा। समीर जी, ये पूरे दुनिया में देखिए, मुझे इस्लाम को कुचलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हिंदू परिषद कोई नहीं कुचल सकता इस्लाम को। भारतीय जनता ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। समीर जी, इसको तरीका नहीं है, ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे, इसको तरीका नहीं है बात करने का, इसको निकाल दो पैनल से। ठीक है, एक मिनट अमित जी, नायर साहब, एक मिनट, अभय दुबे जी जल्दी से। ज्यादा जो थ्रेट है, नहीं, ये सीधा नफरत फैलाने की बाट कर रहे हैं। इनसे बड़ा नफरत फैलाने वाला कौन होगा? नहीं, वो इस्लाम को करने की बात नहीं कर रहे। जो टेररिस्ट है उनको कुछ जी पाकिस्तान से। अरे सुन लीजिए मौलाना साहब, एक मिनट जी। देखिए, सबसे ज्यादा थ्रेट है पाकिस्तान से। वहां तो आप विवाह समारोह, शाब्दिक और स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करके आओ, शाल और साड़ी ले लो, और यहां पर आकर इस्लाम को कोसते हो। मुझे एक सीधी सी बात बता दीजिए आप लोग कि जो कश्मीर का विषय आप बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का एक्सेशन हुआ। 5 मार्च 1948 को वहां के राजा ने कहा 2 संविधान होंगे। 18 और सर, हम उस पर नहीं जा रहे, इतिहास पर नहीं जा रहे, जम्मू कश्मीर के बहुत बार डिस्कस हो चुका है। अमित मालवीय साहब, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए बस 10 सेकंड में कि देश का सौहार्द कायम रहे, इसके लिए क्या आपकी सरकार कोशिश कर रही है, आपकी पार्टी कोशिश कर रही है? क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे देश में अमन कायम रखने के लिए हमें सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलना चाहिए। हमें सेलेक्टिवली चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और जब इस तरह की वाकया हो तो पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और अंततः हम सबको मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढना है। अगर हम चाहें तो अपने आंखों में पट्टी बांध लें, लेकिन अगर हम सच जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम इस चीज का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। और सच किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं है। ये जो चीजें हो रही हैं उसको देख के, समझ के और ठीक करने के लिए हम सबको, पूरे देश को प्रयास करना होगा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यह माना जाए कि आप कट्टरवाद के खिलाफ हैं, किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं है, कट्टरवाद के खिलाफ हैं। और यह बात हम सबको पता है कि ये जो देश के खिलाफ हमला हुआ है, अमरनाथ यात्रियों पर हमला, मेरे हिसाब से, देश के हिसाब से पूरे मुल्क पर हमला है। और ये जो हमला हुआ है इसके खिलाफ पूरा मुल्क एक साथ एकजुट है। और मुझे लगता है श्रीराज नायर साहब, आपको भी पूरे मुल्क के साथ रहना चाहिए इसमें, क्योंकि पूरा मुल्क एक स्वर में मजम्मत कर रहा है इस हमले की। और आज देश सरहद पार से जो आतंकी आ रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा है, और पूरे देश से आवाज उठ रही है कि जल्द से जल्द ऐसे आतंकियों को कश्मीर में न्यूट्रलाइज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नायर साहब, माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। एक
छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।